हेलो हेलो ऑल टीम मेंबर्स। आज हमारे बीच में मिसेस अमिता भुवानिया एंड शी इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। आई डोंट नो बट मैं उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। वो कहती हैं वो मेरे से इम्प्रेस्ड है, बट समहाउ आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे उनका बोलना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, बट उनके पास में इतने सारे फेदर्स हैं उनके कैप में कि छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत कम पड़ेगा। सो शी इज अ मेडिकल टूरिज्म एंड हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट बाय प्रोफेशन. She has her educational background in commerce and finance. Born and brought up in the city, beautiful city, Chandigarh, Amita does many hats with a keen interest in music, Indian art, and culture. She is a qualified Kathak dancer, a Nritya Visharad, and a national level skater. Oh my God. She was decorated with a President's Girl Guides badge too, known to be an environment crusader and social green influencer. She has been covered by a TV channel, has also been interviewed by a magazine, a regular columnist with the Colony newsletter, and adorned by the name Green Goddess. She has motivated more than 150 households, जो कि उनकी खास टैलेंट है, to start home composting and growing organic vegetables in their own kitchen garden. That exactly we are here. All kitchen garden members are for that. An active participant in keeping her colony gardens more beautiful, planting fruit trees and air purifying plants in public spaces, while also educating and others about seed saving and growing techniques. Cooking is a passion with her, and vegetarianism a way of life, a firm believer in prevention of disease and leading a healthy lifestyle. She practices yoga to keep herself fit. So I think बहुत सारे feathers हैं इनके कैप में, and आज हमारे साथ में ये बातें करेंगे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं हमारे. We all keep indoor plants, but somehow in summer and winter we have difficulties in handling those plants. कभी हम पानी ज्यादा दे देते हैं, कभी हम कम दे देते हैं. किस प्लांट को हम अंदर रखें, किस प्लांट को हम बाहर रखें, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती. किचन गार्डन के मेंबर होने के बाद भी बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. अमिता जी उसी के बारे में, उस पे ही रोशनी डालेंगी. मंजू जी. हाँ जी. हेलो. हाँ जी बोलिए. आप अपना ये ऑन कर लीजिए कैमरा. कैमरा तो ऑन है. अच्छा चलिए आप बोलिए. हेलो. हाँ जी, आज अमिता जी हमारे बीच में आई हैं, जिनके बारे में सुचिता जी ने इतना अच्छा बता दिया है कि उसके आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और आज हमको बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत ज्ञान की बातें बताएंगे. So over to Amita ji. Thank you, Amita ji. Okay, भारती एक सेकेंड. Yes भारती. बहुत वेलकम करती हूँ. मैं मेंबर से सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी जो बताया है इतनी बातें कि वो सीड को सेव करना है, उनको वो करना है, इंडोर कैसे रखने हैं, कैसे हम इतने महंगे प्लांट खरीदते हैं फिर भी वो खराब हो जाते हैं, सबकी शिकायत रहती है. और जो भी जैसे पेस्टिसाइड है वो नेचुरल बताएंगी. और जो आजकल इन्वायरमेंट में हम सोच रहे हैं कि हम केमिकल कम यूज करें, वो जो लोग छोटे क्वेश्चन लोग मीटिंग में बार पूछते हैं, मैं सोचती हूँ जरूरत ना पड़े, मीटिंग को ध्यान से सुने, यही सबसे बड़ी हमारे लिए होगी. और बहुत बहुत स्वागत है अमिता जी का, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप मीटिंग अपनी शुरू करें. क्वेश्चंस प्लीज आप ग्रुप में डालेंगे. हाँ जी, चैट बॉक्स एक करके भारती बाद में ले लेगी. यस.
नमस्कार सबको, थैंक यू वेरी मच। सुचिता जी, आपने कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। आई डोंट नो वेदर आई एम वर्दी ऑफ इट और नॉट, बट थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और बहुत सिंपल सी चीज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। और ग्रुप में बहुत लोग हैं जिनसे मैं खुद भी इंस्पायर हुई हूँ। फॉर एग्जाम्पल राधिका जी, जो भी चंडीगढ़ से हैं, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। पेड़ों की लगाने की, फलों के पेड़ लगाने की इंस्पिरेशन मुझे उन्हीं से मिली। सुचिता जी से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। सो वी ऑल इंस्पायर ईच अदर एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। तो आज का जो टॉपिक है इंडोर प्लांट्स एंड सस्टेनेबल लिविंग। सो पहले इंडोर प्लांट्स, फिर सस्टेनेबल लिविंग, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सब कुछ आपस में लिंक्ड है, कोई भी एक चीज दूसरे से अलग नहीं है। इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही वो खुश रहते हैं, या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही वो थ्राइव करते हैं या अच्छे पढ़ते हैं। जैसे कि हम कुछ दोस्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं, कुछ फैमिली के साथ बहुत खुश रहते हैं, और कुछ के साथ बिल्कुल ना खुश रहते हैं। सो सम ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, सम ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन अस। सिमिलरली फॉर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स की चॉइस आप कैसे करें, उसके लिए 5 चीजें माइंड में बेयर करें। लाइट, कि जहां आप प्लांट को प्लेस करेंगे वह रोशनी कितनी आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, बिल्कुल नहीं आती है। अकॉर्डिंगली प्लांट सिलेक्ट करेंगे। अब इंडोर प्लांट्स हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? जिनको बहुत ज्यादा धूप ना चाहिए हो, बिकॉज इंडोर वी कैन नॉट हैव टू मच ऑफ सनलाइट। और उसके लिए सबसे सूटेबल रहते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट्स का मतलब है जो ज्यादा जंगलों में या वाइल्ड में ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि जंगल में पेड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं, उनकी कैनोपी बन जाती है, धूप नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, छन के पहुंचती है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय ट्रॉपिकल प्लांट्स, जिनको थोड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, बहुत ड्राई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, जिनके पत्ते थोड़े से थिक हो, बहुत पतले ना हो, क्योंकि अगर थिक पत्ते होंगे, थोड़े डार्क कलर के होंगे, तो वो वाटर रिटेन करेंगे। सो लाइट, जहां पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा लाइट का, मोस्टली जहां कम लाइट आती हो या छन के आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो, उस तरीके के पौधे वो अंदर बहुत अच्छा करेंगे। सेकंड है सॉइल। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं, किचन गार्डन एसोसिएशन में है, कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट, सारा नरिशमेंट प्लांट को सॉइल से ही मिलता है। तो क्या सॉइल मिक्स सबसे अच्छा रहता है? इसमें कोई बहुत सेट रूल्स नहीं है। मेन चीज है कि सॉइल पोरस होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए हेल्दी रूट्स के लिए। बाहर जब आप प्लांट्स प्लेस करते हैं तो उनपे अक्सर घंटे 2 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे धूप लगती है, तो सॉइल ड्राई अप ज्यादा होता है, अंदर उतना जल्दी ड्राई अप नहीं होता है। तो आपका जो सॉइल है वो बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए। लाइट इसलिए भी होना चाहिए कि आप उस पौधे को इधर से उधर अगर मूव करना चाहें या शिफ्ट करना चाहें तो उठाना आसान हो, आपका पॉट लाइट रहे। सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई यूज अ सिंपल पॉटिंग मिक्स। मैं इक्वल पार्ट्स वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, जो भी आप, या गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई मेच्योर, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा गार्डन सॉइल। पॉट को फिल करते टाइम वही जो होल को, ड्रेनेज होल को कवर करना है, ब्लॉक नहीं करना है। तो आप 1 इंच मोटी लेयर उसमें ब्रोकन पॉट पीसेस या पत्थर के टुकड़े या जो कुछ भी डाल दीजिए। उसके ऊपर एक लेयर डाल दीजिए सूखे पत्तों की, उसके ऊपर एक मुट्ठी राख या नीम खली, कुछ भी, दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल फंजीसाइड, पेस्टिसाइड। और उसके ऊपर आपका सॉइल डाल के फिर आप अपना प्लांट उसमें लगाइए। और पॉट को हमेशा ऊपर से करीब इतना खाली रखिए, 1 से 1.5 इंच, ताकि उसमें कभी आपको मेन्योर करनी हो, आपका पानी ज्यादा हो जाए या कुछ भी चीज आपको डालनी हो, तो वो उतनी स्पेस उसमें रहे। एकदम टॉप तक सॉइल को कभी भी फिल मत करिए, और वो कभी भी आप पानी डालेंगे तो वो स्पिल होगा, इसलिए। नाउ थर्ड पॉइंट, वी हैव कवर्ड लाइट, दूसरा सॉइल, तीसरा है एयर सर्कुलेशन इन द रूम। अभी जैसे गर्मी आ रही है, आप देख रहे हैं पीछे जो मेरे पत्ते हैं, पौधों के हिल रहे हैं क्योंकि पंखा चल रहा है। सो वेल वेंटिलेटेड ऑलवेज डज वेल। इसीलिए हमें सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है कई बारी कुछ पौधों में, कि कुछ पौधे हमारे मरने लग जाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर होता है। सर्दियों में इसलिए मरते हैं कि हम हीटर लगा देते हैं, और हीटर की जो प्लेसमेंट है उसमें हम ध्यान नहीं देते।
हीटर चलाने से, आप कैसा भी हीटर चलाएंगे तो उससे थोड़ी ड्राइनेस क्रिएट होगी। जब भी आप हीटर चलाएं तो एक बोल में पानी जरूर रखें कमरे में, तो थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। एंड सेम गोज व्हेन यू आर रनिंग द एसी, एयर कंडीशनर। प्लांट सबसे अच्छा करते हैं कूलर के माहौल में। क्यों? क्योंकि कूलर में नमी रहती है हवा में, एंड ह्यूमिड एयर इज ऑलवेज गुड फॉर द लीव्स एंड फॉर द प्लांट्स, दे विल डू वेरी वेल। और पंखा जहां ज्यादा चलेगा या विंड स्पीड ज्यादा होगी, वहां आपके पत्ते डैमेज जरूर होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि पंखे की जो हवा लग रही है वो डायरेक्टली प्लांट पे इतनी तेज ना लगे कि उसके पत्ते डैमेज हो जाएं। ये जो पौधे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे ड्राइंग रूम में पिछले 6 महीने से पड़े हुए हैं और मैंने इनको बाहर एक बार भी नहीं निकाला, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। उसकी वजह यही है कि वाटरिंग, आई विल कम टू नेक्स्ट। इसमें वाटरिंग इज द फोर्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये हर सेशन में बताती हूँ कि हम अपना प्यार पौधों को पानी के जरिए से दिखाते हैं। प्यार दिखाइए, लेकिन इतना मत दिखाइए कि आप वो पौधे को एकदम सफोकेट कर दें पानी से। सो वाटरिंग हैज टू बी वेरी राइट। डोंट फॉलो अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर वाटरिंग। ये नहीं कि रोज उसमें आधा मग या 1 मग पानी डालना ही डालना है। बच्चे को अगर प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा ना, आप जबरदस्ती तो उसको पानी नहीं पिला सकते। लेकिन पौधा तो मूक है, वो आपको कुछ बोल नहीं सकता है, तो उसका फायदा मत उठाइए। टॉप लेयर देखिए सॉइल की कि ड्राई आउट हुआ है या नहीं, थोड़ा सा कुरेद के देखिए। अगर ड्राई आउट हुआ है तो उसमें पानी डालिए और मेक श्योर दैट इट ड्रेन्स आउट विद इन द नेक्स्ट 10 और 15 मिनट्स। इसका मतलब आपका सॉइल मिक्स भी अच्छा है और आपका ड्रेनेज होल भी ब्लॉक्ड नहीं है। और पौधे के नीचे एक प्लेट रख दीजिए, उससे जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेन हो जाएगा और जब भी रूट्स को जरूरत होगी वो वापस वो पानी खींच लेगा। सो चेक फॉर वाटरिंग, डोंट फॉलो अ फिक्स्ड शेड्यूल। और सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का टाइम वाटरिंग के लिए। तो दिस इज अबाउट वाटरिंग। और वाटरिंग में एक चीज और है विच आई विल कवर इन सस्टेनेबल लिविंग अगेन। जो भी पानी आपका निकलता है किचन में, दाल धोते हैं आप, चावल धोते हैं, चने भिगोते हैं या राजमा भिगोते हैं, कुछ भी पानी जो होता है वो, या मांड का पानी है, आपने चावल बनाए उसका मांड, अगर आप मांड मार चावल बनाते हैं विद स्टार्च तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका स्टार्च निकल रहा है तो वो स्टार्च वाला पानी भी ये सब पौधों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। प्लीज डोंट थ्रो इट अवे, यूज इट टू वाटर योर प्लांट्स। सो दिस इज अबाउट वाटरिंग। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, नो रॉकेट साइंस, बहुत सीधी सी चीज है। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेनर टाइप। तो कंटेनर टाइप के लिए उसमें 2-3 चॉइसेस हैं। एक तो अगर आप माली पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक पॉट्स यूज करिए। दो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ प्लास्टिक, बट इफ यू हैव टू डू इट योरसेल्फ तो आप प्लास्टिक यूज करिए, क्योंकि मिट्टी के गमले आप बार बार नहीं उठा सकते हैं, रीपॉटिंग नहीं कर सकते हैं और मुश्किल होती है। तो प्लास्टिक इज लाइटर। सॉइल मिक्स भी अगर आपका लाइट रहेगा, कंटेनर भी आपका लाइट रहेगा, तो आपके लिए आसान रहेगा। दूसरा, साइज ऑफ द कंटेनर, कि प्लांट आपका कितना बड़ा होगा। एक साथ में बहुत बड़े गमले में मत लगाइए, स्टार्ट विथ स्मॉल, उसको फिर ट्रांसप्लांट करिए जैसे जैसे बड़ा होता जाए। तो कंटेनर की जो चॉइस होगी वो आपके साइज ऑफ प्लांट के हिसाब से होनी चाहिए। यू शुड चूज इट अकॉर्डिंग टू कि आपका प्लांट किस टाइप का है, बुशी प्लांट है, टॉल प्लांट है, मॉस ग्रास वाला है या अपने आप ही फैलता है, या लो हाइट का प्लांट है या फैलने वाला प्लांट है। फैलने वाला प्लांट है तो आपको फ्लैट कंटेनर चाहिएगा, ऊंचा जाने वाला है तो आपको चौड़ा और बड़ा कंटेनर चाहिएगा, और अगर मॉस्टिक वाला है तो अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस करने वाला कंटेनर चाहिएगा। जैसे ये मॉस्टिक का है, सो दिस इज इन अबाउट एन 8-inch पॉट। सो कैलकुलेट द हाइट अकॉर्डिंगली कि इसमें सुंदर लगेगा, एस्थेटिकली सुंदर लगना चाहिए, बैलेंस्ड आउट लगना चाहिए। Now why indoor plants? I don't think I need to say much. ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहूंगी, खाली 4-5 चीजें कि one, it adds a lot of beauty. एक lived in feel आ जाती है। It adds life to your environment. देख के अच्छा लगता है आंखों को भी। और हरियाली हमेशा बोलते हैं आंखों के लिए अच्छी रहती है, आंखों की रोशनी के लिए। It's a great stress buster. It's very therapeutic. It makes you calmer. और एयर क्वालिटी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत बात हो चुकी है। एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स बहुत कंफ्लिक्टिंग व्यूज भी है, बट यस, डेफिनेटली एयर क्वालिटी बेटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स, हमारे सारे प्लांट्स ही ऑक्सीजन देते हैं। कुछ ज्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं, और कुछ 24 घंटे देते हैं, सारे नहीं देते हैं। तो अंदर पौधे रखना हमेशा फायदेमंद रहता है।
दूसरा, डस्ट बहुत अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके पत्तों पे डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। नॉर्मली भी आप डस्टिंग करते हैं, तो पौधों के पत्तों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है टू कीप देम शाइनी, टू कीप देम इन गुड हेल्थ। उसका एक ही तरीका है, सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और उसको अपने पाम के नीचे रख के बस ऐसे पोंछ दीजिए, लाइक दिस, एंड जस्ट वाइप इट क्लीन, और यू यूज अ स्पंज, दैट इज द बेस्ट वे। तो उससे आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो ब्रीथ कर सकेंगे, उनके पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। So they are great dust absorbers and they add a freshness to the environment. So I don't think I need to say more about the why we need indoor plants. Next we come to manuring. Manuring की आपको हर प्लांट की जरूरत अलग होती है। जैसे हर बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स, ईटिंग नीड्स डिफरेंट होती है, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वैसे ही हर पौधे की डिफरेंट होती है। बट जनरल रूल ये है कि आप उसको महीने में एक बार किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन दे दीजिए, या तो एक मुट्ठी खाद दे दीजिए या कोई लिक्विड फर्टिलाइजर या मैन्योर जो आपके घर में है। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं, उसका लेचेट निकलता है, उसको डाइल्यूट करके डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट। बहुत ज्यादा इसलिए मैन्योरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इंडोर प्लांट्स आर नॉट वेरी फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं। अगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वो प्लांट्स, तो वो सूटेबल नहीं है इंडोर ग्रोथ के लिए, इंडोर में रखने के लिए, क्योंकि अगर तेजी से बढ़ेंगे तो आपको फिर बहुत जल्दी उनको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर वो सूटेबिलिटी नहीं रहेगी। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी कि आपको प्लांट्स अंदर बाहर कभी भी अगर शिफ्ट करने हो, उनको थोड़ी फ्रेशनेस देने के लिए किसी भी सीजन में, ऑलवेज शिफ्ट देम आउट इन द इवनिंग। शाम के वक्त उनको बाहर लेके जाइए, बालकनी में या छत पे का, और फुल सन में कभी भी नहीं रखें, नहीं तो उनके पत्ते जल जाएंगे सडन टेम्परेचर चेंज से। शाम को इसलिए कि वो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, और दिन में हो सकता है उन पे धूप पड़े या गर्मी ज्यादा हो, या ठंड के मौसम में ठंड ज्यादा हो और पाला पड़ने से भी उनके पत्ते खराब हो सकते हैं, या प्लांट डाई आउट भी हो सकता है शॉक से। जैसे कि हम सडनली गर्मी से सर्दी में या सर्दी से गर्मी में, अगर आप एसी रूम में है, सडनली आप गर्मी में जाएंगे तो आपको भी सर्द गर्म हो जाती है, वैसे ही पौधों को भी होती है। सो वी नीड टू टेक केयर कि किस वक्त हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये जैसे आप कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में रखे हैं, तो इनको क्रॉस वेंटिलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। सो क्रॉस वेंटिलेशन हो या एयर सर्कुलेशन हो, एक ही बात है, एयर कहीं ना कहीं तो सर्कुलेट होनी ही चाहिए। सो दैट इज अबाउट मेनली केयर। मैन्योरिंग, एज आई सेड, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वंस अ मंथ लिटिल बिट ऑफ मैन्योर इज गुड इनफ। थर्ड इज प्रोपगेशन, कि इनको हम कैसे और प्रोपगेट करें। आपके पास कोई एक सुंदर सा पौधा है, आप चाहते हैं कि उसके पौधे और बनाएं, सो चूज प्लांट्स जिनका प्रोपगेशन इजी हो। नॉर्मली इंडोर प्लांट्स का प्रोपगेशन बहुत इजी होता है। सो आई शो यू फ्योर इंडोर प्लांट्स। ये मनी प्लांट है जो कटिंग से लग जाता है। इसकी कटिंग आप पानी में भी डालेंगे तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में फाइन फाइन रूट्स आप देखने लग जाएंगे। यू कैन कीप इट इन वाटर, इट ग्रोज वेरी वेल इन वाटर। और फिर अगर आप उसको सॉइल में ट्रांसप्लांट करना चाहें तो आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा अगेन ग्रोज वेरी वेल विद रूट कटिंग्स। स्पाइडर प्लांट है, जैसे कि ये मेरा है, इसमें ये प्लांटलेट्स हैं, इनको आप प्लग करके सॉइल में लगा सकते हैं। दिस इज ग्रेट एज एन इंडोर प्लांट। और कुछ लीव्स से भी आप प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे ये है जीजी पाम, इसमें आप देख रहे हैं नया शूट आ रहा है। इसमें वाटरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, यू हार्डली नीड टू वाटर इट। इसका अगर आप पत्ता तोड़ के रूट में लगा देंगे तो वो रूट ले लेगा एंड इट विल गिव आउट अ न्यू शूट। सो न्यू शूट्स भी कर सकते हैं आप, रूट सेपरेशन भी कर सकते हैं। और एक प्लांट और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दिस इज मदर ऑफ थाउजेंड्स। इसमें आप एजेस पे देख रहे हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनको आप प्लग करके अगर लगाएंगे ये भी फुल फ्लेजेड प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। सो मोस्ट प्लांट्स ईदर इट इज रूट सेपरेशन या कटिंग या इन वाटर या प्लांटलेट्स या न्यू शूट्स, उससे आप कर सकते हैं प्रोपगेट। सो आई जस्ट लाइक टू शो कुछ इंडोर प्लांट्स की वैरायटीज। सो आई जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। विजिबल है सबको? सो ये सबसे कॉमन है एरका पाम। ये बहुत अच्छे से अंदर थ्राइव करता है, इसमें भी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। ओनली थिंग इज यू नीड टू टेक केयर, ज्यादा पानी देने से ये गल जाता है और ये कई महीनों तक अंदर आपका सर्वाइव कर जाता है। इसको धूप की या बहुत मैन्योरिंग की जरूरत नहीं है, नॉट अ वेरी फास्ट ग्रोइंग वन ईदर।
ये है ब्रॉड लीफ्ड पाम, ये भी बहुत अच्छा करता है अंदर, और इसमें भी बहुत कम पानी की जरूरत होती है, और ये सब प्लास्टिक कंटेनर्स में भी अच्छा करते हैं और मिट्टी के कंटेनर्स में भी अच्छा करते हैं। तो ब्रॉड लीफ्ड पाम ये भी आप उगा सकते हैं। ये है ड्राइसिना। ड्राइसिना में कई वैरायटीज आती हैं, आप कोई भी वैरायटीज उगा सकते हैं इसमें। इसमें एक पिंक लीफ्ड वैरायटी आती है जो विंटर में चलती है। विंटर में उसकी लीव्स पिंक हो जाते हैं और समर में उसके लीव्स ब्राउन हो जाते हैं। This is Monstera, or many people call it philodendron also. Philodendron की एक different variety भी होती है, but Monstera is also a very hardy plant, लेकिन ये थोड़ा सा fast growing होता है, तो थोड़ा सा care लेनी पड़ती है इसको उगाने के लिए, जगह देखने के लिए। इसमें छोटी varieties भी आती हैं, आप वो उगा सकते हैं इंडोर के लिए। Peace lilies, which are very common as air purifying plants, these do very well indoors. ये सैंसेवेरा के शूट्स हैं जो आप पत्ता काट के लगा सकते हैं इस तरह से। बट ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज कि राइट साइड आपकी जो पत्ते की साइड ऊपर थी वही आप ऊपर रखेंगे, और जो साइड नीचे थी वही आप जमीन में डालेंगे। तो एक पत्ते से आप मल्टीपल प्लांट्स उगा सकते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, ये एक पॉट में 6 कटिंग्स लगी हुई हैं, ये एक ही पत्ते से तोड़ के काट के लगाई हुई हैं। This you can do in water also. ये पानी में भी shoots छोड़ देता है। Rubber plant, it is very common. This is not a very fast growing plant. ये बहुत adaptable है। ये अगर आप बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, छोटे में रखेंगे तो slow growing रहेगा। Sansevieria or snake plant, which gives oxygen, which is also very popular as an air purifying plant. इसमें भी कई varieties आती हैं। जो dark green वाली variety आती है, that is supposed to give out more oxygen, जिसकी cylindrical leaves होती हैं, also called mother-in-law's tongue. This is spider plant, and this is the ZZ palm or the ZZ palm. So this was more about indoor plants. So before I go on to sustainable living, if anyone has any questions, I can take those, or shall I proceed and then come back to the question answers? Bharti, you can check your chat box. चैट बॉक्स में किसी ने कुछ नहीं डाला है अभी, और मैं ये पूछना चाहती हूँ इनका, जैसे लिली का आपने बताया, तो जैसे पूरे टाइम आप अंदर रख सकते हैं? हाँ, पूरे टाइम रख सकते हैं, बट आई ऑलवेज रेकमेंड कि इनको महीने में एक बार, एक शाम के लिए या 2 दिन के लिए बाहर जरूर निकालें। अगर 4-5 दिन के लिए निकाल सकते हैं शेड में और बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, जैसे अभी का मौसम बहुत अच्छा है, अभी आप बाहर निकाल के रख दीजिए, फिर महीने भर के लिए अंदर ले लीजिए। भरी गर्मी में ऐसी जगह पे निकालें जहां उनको थोड़ी ठंडक मिले, लू वाली हवा ना लगे, क्योंकि अंदर से आप बाहर निकालेंगे तो यू मोस्ट लाइकली गोइंग टू लूज द प्लांट। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में नहीं होगा। कोलियस कैनॉट बी रियली केप्ट इंडोर्स। कोलियस में क्योंकि कलर नहीं आएगा। अच्छा। हाउ टू अवॉइड मस्कीटोज फ्रॉम इंडोर प्लांट्स? अगर आप पानी ठीक से देते रहेंगे तो आपके प्लांट्स के पास मस्कीटोज नहीं आएंगे। मुझे मस्कीटोज की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ज्यादा ये तो आप डिफ्यूजर में कपूर जलाइए, प्लांट के पास ही रख दीजिए, विच विल क्लीन अप योर एनवायरनमेंट। जेट प्लांट एंड हाउ टू प्रोपगेट पीस लिली? पीस लिली का या तो आपको बल्ब मिलेगा तो आप रूट से ही सेपरेट कर सकते हैं, रूट सेग्रीगेशन, या आप बल्ब ऑर्डर करके उसको बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। कोलियस का आई ऑलरेडी आंसर्ड कि इंडोर आप रखेंगे तो उसमें ब्राइटनेस नहीं आएगी कलर्स में। Filling of pot is very simple. Yes, jade plant can be kept inside. Which month should we propagate? So best months for propagation again remain the same. वो हमारे thumb rules same है कि spring में जब मौसम बदलता है, मार्च जब आता है तब सबसे suitable है, या फिर बरसातों में। और द थर्ड टाइम इज सितंबर और अक्टूबर, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट उस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल सही है कि ठंड एकदम से ज्यादा ना आ जाए। ज्यादा ठंड आने से प्लांट ज्यादा डाई आउट हो जाते हैं बजाय उसके कि ज्यादा गर्मी आने से। एंड सक्यूलेंट्स, यस, सक्यूलेंट्स यू कैन कीप इनसाइड, बट दे नीड सम अमाउंट ऑफ सन, सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कीपिंग देम। विंडो सिल में रख रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे रख रहे हैं, या जमीन पे रख रहे हैं, क्या साइज का प्लांट है,
सर्कुलेंस भी आप अंदर रख सकते हैं उनको, बट टाइम टू टाइम आपको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा. सर्कुलेंस रिक्वायर लॉट ऑफ केयर एंड वाटरिंग हैज टू बी वेरी केयरफुल विद सर्कुलेंस. फिलिंग ऑफ द पॉट्स, आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन अगेन. जो भी गमला आप ले रहे हैं उसके होल्स को कवर कर दीजिए, या तो ब्रोकन पॉट पीसेस से या फिर ग्रेवल से, पत्थरों से, और वो आप 1 इंच तक डालिए. तो उससे आपका होल ब्लॉक नहीं होगा, खाली कवर होगा. उसके ऊपर आप डाल दीजिए थोड़े से सूखे पत्ते. अभी पतझड़ का मौसम चल ही रहा है, खूब बोरियों में भर के रखिए, मल्चिंग के लिए काम में लीजिए और अपने सॉइल मिक्स में डालने के लिए पत्तों की एक मोटी लेयर डाल दीजिए. अगर आपके पास किचन वेस्ट है इकट्ठा किया हुआ, तो थोड़ा वो किचन वेस्ट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक रूट्स नीचे पहुंचेंगी वो डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगा. 1 मुट्ठी उसमें नीम की खली या राख. राख आप अपने धोबी से मंगा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के तंदूर से राख मोस्टली मिल जाती है. राख और नीम खली एक्ट्स एज अ नेचुरल फंजिसाइड और पेस्टिसाइड एंड इज अ पेस्ट रिपेलेंट. और उसके ऊपर आप अपना सॉइल मिक्स डाल दीजिए. सो इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक फॉर फिलिंग अप द पॉट्स. इंडोर लीव्स ऑफ मनी प्लांट डू नॉट ग्रो बिग. आई विल डिसएग्री. मेरे पास एक जीता जाता एग्जांपल है. मनी प्लांट में यू हैव टू मेक श्योर विच वैरायटी इज इट. सारी वैरायटीज बड़े पत्ते वाली नहीं होती है. अगर बड़े पत्ते वाली वैरायटी चाहिए तो आप बड़े पत्ते वाली वैरायटी से ही कटिंग लीजिए. छोटे पत्ते वाली को अगर आप किसी पेड़ की डाल पे चढ़ा देंगे तो वो बड़े पत्ते का हो जाएगा, फिर उसकी कटिंग ले सकते हैं. लेकिन छोटे पत्ते वाले को अगर आप ऐसे लगाएंगे तो वो बड़े पत्ते वाला नहीं होगा. इट हैज टू ग्रो बिग, सो इट्स अ डिफरेंट वैरायटी. So if no more questions, I'll proceed towards sustainable living. Yeah. So what is sustainable living? आज कि सब लोग ये कहते हैं कि जैसे इंडोर प्लांट कुछ टाइम तक तो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिर थोड़े थोड़े करके डल होने लगते हैं. तो उनको मेंटेन करने के लिए कौन से हम क्या यूज करें? कोई लिक्विड मैन्योर करें कि क्या करें? सी लिक्विड मैन्योर आप दे सकते हैं. जैसे मैंने कहा, आप अगर कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसका लेचेट अगर निकलता है तो उसको डाइल्यूट करके डालिए. एप्सम सॉल्ट आप वंस इन अ व्हाइल डाल सकते हैं. बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना के डाल सकते हैं. सिर्फ 2 दिन 3 दिन आप बनाना पील को पानी में भिगो के रखिए. एक मग में 2 या 3 पील्स को एक आधा लीटर 1 लीटर पानी में, उसको फिर ड्रेन करके उसको छान के उसको पानी में डाइल्यूट करके आप डाल सकते हैं. उससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, उसमें कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं. सो यू कैन यूज. अगर आप बायो एंजाइम बनाते हैं तो आप बायो एंजाइम भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मैन्योरिंग की जरूरत नहीं है. और इंडोर प्लांट केयर में मेन जो आपको ध्यान देना है वो है वाटरिंग का. वाटरिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन टेकिंग केयर ऑफ अ प्लांट एंड कीपिंग द लीव्स हेल्दी एंड शाइनी. मनी प्लांट में आपको कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है अगर आप पानी में उगा रहे हैं. अगर आप कांच की बॉटल में उगा रहे हैं, मोस्टली आप ग्लास कंटेनर में ही उगाएंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल यूज करिए. व्हाई? बिकॉज ट्रांसपेरेंट बॉटल में अंदर जो भी काई जम रही है वो आपको दिख जाएगी, और ओपेक अगर आप किसी फ्लावर पॉट में उगाएंगे तो आपको वो काई नजर नहीं आएगी, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, तो आप क्लीन नहीं करेंगे. बेस्ट इज वंस अ वीक clean up the container and refill the water and your money plant will keep flourishing. बहुत लोग recommend करते हैं कि उसमें डिस्प्रिन डाल दीजिए, but I do not like to rely on any medicine for it. Money plant thrives in water. Plain water भी अगर होगा तो वो आपका अच्छा चलता रहेगा, अगर आप उसको रोज गुड मॉर्निंग बोलेंगे, स्माइल करेंगे, थोड़ा सा अपना प्यार देंगे तो, और उसके साफ सफाई का ध्यान रखेंगे. So money plant will do well, otherwise also in bottle. So now coming to sustainable living. So sustainable living is actually a way of life. It is very important कि हम सब अपने lifestyle में वो changes करें. Going back to roots, the traditional Indian way, following Indian culture. पहले के घर जो होते थे अब तो सब कंक्रीट होता जा रहा है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में. छोटी जगहों में अभी भी फॉलो करते हैं जहाँ छोटा सा गार्डन होता है, आपका किचन गार्डन है, वहाँ एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें सारा आपका किचन वेस्ट जाता है. पहले कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं आता था. पहले हम लोग ग्रेन मार्केट या सब्जी मंडी या कहीं से भी जाके अपने थैलों में सब्जियां भर के लाते थे. दालें वाले सब अपने डब्बों में भर के लाते थे. और मुझे याद है चंडीगढ़ में हमारे हर सेक्टर में एक मार्केट होता था, हर मार्केट में एक बेकरी है, और वहां देके उनको अपना आटा, मैदा, घी, बिस्किट्स बनवाते थे. ये रेडीमेड बिस्किट्स खरीदते नहीं थे, पैकेट वाले. So it reduced a lot of packaging. So sustainable living is more about reducing, recycling and reusing
ऑल रिसोर्सेज में हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड हैं, और ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगी, हमें ये रीजेनरेट करनी है या कम से कम इनका इस्तेमाल करना है ताकि ये हमें सदियों तक मिलती रहें। वाटर इज ऑफ कोर्स द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। Every day a household of 4 can save water up to 100 liters a day and recycle and reuse it. You'll be surprised, 100 liters sounds very small, but if you multiply it, आप 100 लीटर पर डे, 30 का महीना अगर करते हैं 3000 लीटर पर मंथ, और साल का आप देखिए 36,000 लीटर, एक फैमिली में बोल रही हूँ, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अब इसका थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करें, 100 लीटर आप कैसे सेव कर सकते हैं। मोस्टली घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज होती है, तो आप उसका पानी इकट्ठा करिए। एक वॉशिंग मशीन का वॉश साइकिल करीब 60 से 65 लीटर पानी यूज करता है। आप उसमें डिटर्जेंट, माइल्ड डिटर्जेंट यूज करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट मत यूज करिए। अगर इको फ्रेंडली डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं तो इवन बेटर, बायो एंजाइम उसमें साथ में डाल सकते हैं, सो इवन बेटर। बट इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ दोज, आप फिर भी उस पानी को वाटरिंग के काम में लीजिए, पोछा लगाने के काम में लीजिए। I have been doing it for over 5 years and my plants are flourishing on my rooftop. कुछ नहीं होता है, आप जब पेस्टिसाइड छिड़कते हैं पौधों में तो उसमें थोड़ा सा नीम के तेल के साथ साबुन डालते हैं, तो क्या आपके पौधे खराब होते हैं? नहीं होते हैं ना। So it acts as a natural pest repellent also. So use that water, 65 लीटर्स के करीब वो हुआ। हम दालें धोते हैं, चावल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, 10 से 15 लीटर कम से कम उसका हो जाता है। तीसरा है जो हमारे फ्लश टैंक्स है या हमारी WCs है, एक फ्लश में करीब 20 लीटर पानी यूज होता है। हर फ्लश में आप आधा लीटर की 2 बॉटल्स डाल दीजिए। ऑन एन एवरेज 1 person flushes 3 or 4 times a day. Each time you flush, वो पानी डिस्प्लेस होके सेव हो जाता है। सो 4 लीटर्स पर पर्सन पर डे, 4 की फैमिली में 16 लीटर्स आपका ये पानी हो गया। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मैथ्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो पानी आप पोछे के लिए काम में लेते हैं या छत साफ करने के काम में लेते हैं, उसको भी इकट्ठा कर लीजिए, उसमें केवल मिट्टी है, कोई नुकसान नहीं है। यूज इट टू वाटर योर प्लांट्स। व्हाई इज देयर अ हेजिटेशन? नो हेजिटेशन देयर, आई डू इट। सो RO water, yes, you can give RO water, that is very good, ये भी फॉलो करना चाहिए। RO बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करता है। जहाँ की पानी की क्वालिटी बहुत ही खराब है वो एक एक्सेप्शनल केस है, otherwise RO is dead water. I personally have never advised RO water. Normal filter is the best. पहले भी हम यूज करते थे, अभी भी यूज करना चाहिए। This is about water because water is the most precious resource. Those who have not installed AutoCut, जिनकी टंकियां ओवरफ्लो करती हैं, उसको लगवा लें। It's a big saving and it's a big headache saver also. कि आपको मोटर ऑन करनी है, पानी चढ़ाने के लिए याद रखना है, ओवरफ्लो नहीं करे। दूसरा, switch to bucket baths rather than using a shower. You'll be surprised how much less water can you manage in. Third important part is packaging free. Using glass bottles instead of milk packets. Milk packets हम recycle तो करते हैं, but why generate that waste in the first place? But if you are generating, then give it to an organization which is going to use it purposefully, जो उसको ठीक से recycle करेंगे। चिंतन है, राधिका जी की प्लांटोलॉजी है, वो सब वेस्ट को तरीके से रिसाइकल करते हैं, तरीके से भेजते हैं, किसी ना किसी अच्छे इस्तेमाल में यूज होता है। इट इज नॉट गोइंग टू दी लैंडफिल्स। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा लैंडफिल्स में कम से कम कूड़ा जाए। आप डस्टबिन में झांक के देखिए कि उसमें कितना कूड़ा क्या चीज का आता है। 90 to 95% इज किचन वेस्ट। सो इफ यू स्टार्ट कंपोस्टिंग, 90-95% तो आपका कूड़ा वहीं खत्म हो गया। सूखे पत्ते अगर गिर रहे हैं तो अपने पौधों में डाल दीजिए, मल्चिंग हो जाएगी। और बाकी जीरो वेस्ट स्टोर्स हैं, जैसे मैंने कहा पहले हम लोग जाते थे ग्रेन मार्केट या होलसेल की दुकानों में, अपने थैले लेके जाते थे। सो अब अर्बन सिनेरियो में हर जगह ऐसी जगहें ढूंढना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीरो वेस्ट शॉप्स आर अवेलेबल, बहुत सारी कॉलोनीज में हैं। आप अपने डब्बे ले जाइए, जितना आपको जरूरत है उतने अपने डब्बों में भरवाइए एंड पे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू वेट। So you are saving on so much of packaging. आप एक बार इकट्ठा करके देखिए 1 महीने का, और आपको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं। बिस्किट्स आप खरीदते हैं, try and buy a larger packing than smaller packings. That will also save. Try and give it to organizations जो
इको ब्रिक्स बनाते हैं। इको ब्रिक्स वो कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं और वो फर्नीचर में भी यूज करते हैं, तो कम से कम वो भी लैंडफिल में नहीं जाएगा। किचन वेस्ट अगर आप कंपोस्टिंग में हेजिटेंट है, आपको ये लगता है कि आपके घर में यूज नहीं होगी, लेने वाले बहुत हैं, पार्क्स में भी यूज हो जाएगी, आप बनाइए तो सही, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना वेस्ट, कितनी कम खाद बनती है और कितना उससे कितनी खुशी मिलती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं कंपोस्टिंग, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने गमलों में 1-1 इंच मिट्टी निकाल के उसके नीचे उस किचन वेस्ट को दबा दीजिए और उसके ऊपर फिर सिर्फ सॉइल डाल दीजिए। महीने 2 महीने में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तीसरा एक और उपाय है, मिट्टी में चर्न करके उसकी स्लरी बना दीजिए। वो थोड़ा सा कम्बरसम होता है एंड यू कैन नॉट डू इट एवरी डे, you can only do it once in a while, but you can do that as well. और लोअर लेयर में जब आप रीपॉटिंग करते हैं, ये एको किसकी तरफ से, आई थिंक मंजू जी, आपके यहाँ से ये आवाज आ रही है प्लीज। यहाँ तो कोई आवाज है ही नहीं, यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। 2 फोन ले रखा है क्या? 2 डिवाइस लगे हुए हैं। 2 डिवाइस में से एक बंद कर दीजिए प्लीज। एक ही चल रही है अब तो। अच्छा, पता नहीं, बहुत आवाज आ रही है, देखिए। यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। ओके, सो जब रीपॉटिंग करते हैं तो मैंने पहले भी मेंशन किया था, वो किचन वेस्ट की एक लेयर आप सबसे नीचे खाली सूखे पत्तों के ऊपर, नीम खली और उसके ऊपर डाल सकते हैं, तो वो कंपोस्ट हो जाएगा। दूसरा, जो सूखे पत्ते गिरते हैं पतझड़ का मौसम में, अपनी बोरियां भर के रखिए, अगर आपके पास जगह है, कोई ड्रम है तो ड्रम में भर के रखिए और उसको मल्चिंग के लिए यूज करिए या कंपोस्टिंग के लिए यूज करिए। पत्तों का फंक्शन ये था, दे आर कॉल्ड लीव्स। Why are they called leaves? Because they leave the tree, fall on the ground, and they are supposed to remain there, leave it there. पतझड़ का मौसम 2 बार आता है साल में, मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च, जैसे भी हमारे सीजन थोड़े से चेंज हो रहे हैं, या सितंबर अक्टूबर, दोनों टाइम बदलता मौसम होता है। और बदलते मौसम में ये इसलिए गिरते हैं कि ये सॉइल का टेम्परेचर बनाए रखें, गर्मी में इवेपोरेशन प्रिवेंट करें, सॉइल की नमी बनी रहे, और विंटर में उनको पाले से बचाएं। लेकिन अब हम अर्बन सिनेरियो में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो सारे कंक्रीट हो गए, तो जहाँ पे भी पेड़ उग रहे हैं वहां सब पथरीला हो गया या पक्का हो गया, तो उनका फंक्शन खत्म हो गया और हमें ये बोझ लगने लगे, तो हमें ये क्लीनलीनेस की एक इशू आने लग गई। बट डोंट हेजिटेट, मैं तो जहाँ पे भी पत्ते देखती हूँ, मेरे घर के बाहर भी मैं बोरियां भर के ले आती हूँ ऊपर। कुछ लोग मुझे थोड़ा क्रेजी समझते हैं, बट इट डजंट मैटर टू मी, मुझे पता है कि उसका कितना बेनिफिट है। मेरे सारे गमलों में इस वक्त मल्चिंग हुई हुई है और मुझे भरी गर्मी में भी एक बार से ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो भी रिसाइकल्ड वाटर होता है। और दूसरा, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज अ ग्रेट टूल। एक तो आप उससे बहुत कम पानी में अपने पौधों को वाटर कर सकते हैं, आपका एफर्ट मिनिमल होता है, कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, और आप वो टाइम अपने पौधों के साथ बिता सकते हैं उनके रख रखाव में, बजाय उसके कि सिर्फ पानी देने में बिताएं। सो दैट इज पर्पसफुल एंड efficient यूज ऑफ वाटर। Another sustainable lifestyle change is bioenzyme. मेरे ख्याल बहुत बातें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, बायोएंजाइम बहुत लोगों ने बनानी भी शुरू की है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट पील एंजाइम. And if anybody wishes to learn more about it, I have a few videos about repotting, bioenzymes, microgreens, everything on my YouTube channel by my name. मेरे नाम से ही है, अमिता भुवानिया के नाम से. Bioenzymes जरूर बनाइए, तो आपके घर में जितने harmful chemicals या cleaners आते हैं, उनको आप replace कर सकते हैं. मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज अगर edible नहीं है या पॉइजनस है तो वो घर में नहीं आनी चाहिए. जब तक मालूम नहीं था तब तक तो बहुत इस्तेमाल करी है, बट जब से पता चला है, जब से ये रिप्लेसमेंट हुई है, I have made that switch. So I would request everyone, please make that switch. और बहुत जगह बायो एंजाइम्स आपको रेडी मिल भी जाएंगे. और किसी भी चीज को शुरू करने से प्लीज डोंट हेजिटेट. इट्स ऑलवेज गुड टू मेक मिस्टेक्स. गार्डनिंग में वैसे भी ऑलवेज से देयर आर नो मिस्टेक्स, दे आर ओनली एक्सपेरिमेंट्स. सो जब तक थोड़ा फेलियर नहीं होगा तब तक हम सीखेंगे नहीं और हमारी स्किल्स बेटर नहीं होंगी. और जो भी आपको घर में आपके डब्बे या वेस्ट मटेरियल है उसको आप पर्पसफुली यूज करिए.
I'll show you a few examples. This is a tulsi plant growing in a dabba. When it outgrows, I will plant it in a bigger pot. और इस डब्बे में फिर कुछ उग जाएगा. ये मेरा एक डिटर्जेंट का डब्बा था जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टली काट के इसमें सैपलिंग्स लगाई हुई है. ये आइसक्रीम स्टिक बच्चे जब आइसक्रीम खाते हैं उसकी बचाई हुई है, वो टैगिंग के लिए काम में आ गई. इसका कप टूट गया था, तो इस प्लेट को मैंने इंडोर जो भी प्लांट्स रखे हैं, जो मेरी सीढ़ी में गमले रखे हैं पानी कलेक्ट करने के लिए पौधों के नीचे, उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ. ये कप क्रैक कर गया था, but it is still good for a plant. So put it to good use. जो ये मैंने पहले दिखाया था, ये दिवाली का दिया है, तो मैं इनमें पौधे उगा देती हूँ, या तो सैपलिंग्स डेवलप कर लेती हूँ, या ये प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. लास्ट ईयर आई डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 300 प्लांट्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. जब मैंने रीपॉटिंग करी और चेंज ऑफ सीजन था, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल गए. तो इस तरीके की चीजें आपके बहुत काम आती हैं. इनको आप गमलों में नीचे होल कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं रीपॉटिंग के टाइम में. These are the vegetable and mushroom boxes again. और इनको आप माइक्रो ग्रीन्स के लिए भी यूज मशरूम के कर वो सकते हैं. आते हैं डब्बे. And I'd like to show you a few indoor plants जो मेरे बगीचे के हैं, sansevieria या walk वाला. This is a variegated money plant. It's a slow growing one. This I had already shown, ZZ palm. This is a syngonium, the small leafed variety. देखिए कितना फ्लरिश कर रहा है, और ये सीढ़ी में रखा हुआ है. मुश्किल से सुबह आधे घंटे या 1 घंटे की धूप लगती है इसको. This is another indoor plant. ये भी सीढ़ी में ही रखा हुआ है, and it does very well. So this is also an indoor plant. इसको भी बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, छाया में भी बहुत अच्छा करता है. So this is about some sustainable practices. Another important part जो किसी ने शुरू में mention किया था, वो है natural pesticides. Every solution is available in our kitchen. बहुत सारी चीजें हमारी किचन में अवेलेबल हैं. Neem oil is good, but still I am not a great fan of neem oil to be used as a pesticide, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ preservative या कुछ ना कुछ जरूर डाला होगा, क्योंकि उसकी shelf life है. उससे अच्छा आप चिली गार्लिक स्प्रे हरी मिर्च और लहसुन से तैयार करिए. 1 मुट्ठी लहसुन और चिली मिला के उसको पीस लीजिए. पीस के उसको एक कांच की शीशी में डाल के धूप में या बाहर रख दीजिए 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे. उसको छान के डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर दीजिए. इट्स अ वेरी इफेक्टिव स्प्रे एज अ पेस्टिसाइड. गेंदे के फूल बहुत काम आते हैं. एक मिक्स बनता है जिसमें गेंदे का फूल है, आपके नीम के पत्ते हैं. सिर्फ नीम के पत्ते भी अगर आप उबाल के उसका पानी स्ट्रेन करके स्प्रे करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है. और इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. मैं सुचेता जी से शेयर कर दूंगी. मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है इंग्रेडिएंट्स के साथ, which you can use right from your kitchen. गौमूत्र भी यूज कर सकते हैं. गौमूत्र रेडी आता भी है बॉटल में, बट स्टिल अगेन आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ, क्योंकि उसको अगर आपने सही तरीके से डाइल्यूट नहीं किया तो कई बारी पत्ते जल जाते हैं. और जो भी पेस्टिसाइड या फंजिसाइड आप स्प्रे करते हैं, शाम को स्प्रे करिए, कभी भी सुबह मत करिए, so that it does not cause trauma to the plant. A great pest repellent is खट्टा दही. छाछ या खट्टा दही, उसको 24 घंटे आप बाहर छोड़ दीजिए, एकदम खट्टा हो जाएगा. उसको छान के डाइल्यूट करके एकदम पतला पानी की तरह वो स्प्रे करिए और सॉइल में डालिए. जो बायो एंजाइम है वो भी आपका इसका काम करता है. जो आपका लेचेट निकलता है कंपोस्टिंग में, उसको भी आप डाइल्यूट करके 1:50 या 1:100, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको भी आप डाइल्यूट करके बहुत आराम से स्प्रे कर सकते हैं. सो ऑल सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन योर किचन. पिछले 15 साल से मैं कोई पेस्टिसाइड, कोई फंजिसाइड या कोई दवाई नहीं लाई हूँ, ना कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर. मीली बग्स, यस, मीली बग्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. उसको टैकल करने का
बहुत आसान तरीका है। जब चेंज ऑफ सीजन होता है, स्पेशली फ्रॉम विंटर टू समर एंड समर टू विंटर, शाम को अपने पौधे को नहला दीजिए, अच्छे से पानी का स्प्रे कर दीजिए, एंड ऑल्सो द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। व्हाट हैपेंस इज, ये मीलीबग शाम को बैठता है और उस पे अंडे दे देता है। अगर वो सरफेस गीली होगी तो वो अंडे दे ही नहीं पाएगा। तो चेंज ऑफ सीजन में रोज बस शाम को, और ये सबसे ज्यादा हाइबिस्कस पे बैठता है। सो और हाइबिस्कस से फिर और चीजों पे फैलता है। सो वेरी सिंपल रेमेडी, जस्ट डू दैट, एंड वंस इन अ व्हाइल स्प्रे इट विद खट्टी छाछ या नीम के पत्तों का पानी। नीम के पत्तों का पानी तो आप उबाल के स्टोर भी कर सकते हैं। चिली गार्लिक भी आप पेस्ट बना के फ्रिज में रख दीजिए, जब आपको करना हो तब उसको धूप में लगा सकते हैं। Hydroponic system, I will not be able to advise because I have no knowledge. I prefer growing in the soil. Hydroponic is not my area, so I can't say whether you can give a bioenzyme to a hydroponic system or not. So, टमेटो एंड बैंगन में एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी सॉइल क्वालिटी अच्छी है तो आपके जल्दी से पेस्ट नहीं आएगा। Your soil quality has to have some organic matter for it to thrive, for the plant to thrive. और थोड़े पेस्ट आने जरूरी हैं। कुछ पेस्ट हमारे पौधों की हेल्थ के लिए, हमारी सॉइल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमेशा उनको मारने की नहीं करनी चाहिए, until unless they are harming our plant. So चिली गार्लिक का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक मुट्ठी भर आप बराबर मात्रा में ले लीजिए चिलीज और गार्लिक। बस ये है कि जब आप पीस रहे होंगे तो प्लीज अपनी नाक पे एक कपड़ा बांध लीजिएगा, नहीं तो शायद आपको बहुत छींक आए, आपके वो चढ़ जाए। मिक्सी में पीस के उसको एक पेस्ट बना लीजिए और उसको फिर पानी में डाइल्यूट कर दीजिए। उसमें कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कि कितने टाइम्स आपको डाइल्यूट करना है, वो अंदाजे से ही है, तो वो आप वैसे ही कर सकते हैं। पेस्ट तो आपका थिक ही होगा, उसके बाद में थोड़ा सा पानी मिला के उसको धूप में रख दीजिए और फिर उसको छानने लायक और डाइल्यूट कर लीजिए, क्योंकि फिर आपके नहीं तो स्प्रे में से नहीं जाएगा। So that is all from my side. If anybody has any questions for ferns, ferns basically छाया का पौधा है। Fern is actually a tropical plant. तो फर्न को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए और उसको सुबह की धूप ही लगनी चाहिए, 1-2 घंटे की धूप काफी होती है। जितना आप छाया में रखेंगे उतना वो ज्यादा थ्राइव करेगा। इनडायरेक्ट सनलाइट भी रहेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी तो भी वो थ्राइव करेगा और ज्यादा अच्छा थ्राइव करेगा। तो फर्न को आप छाया में ही रखिए और थोड़ा उसको मॉइस्ट रखिए, उसके सॉइल को ज्यादा ड्राई आउट नहीं होने दीजिए। ड्राई आउट होने देंगे तो उसके टिप्स जो हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं और उसके लीव्स सडन ट्रॉमा होने से भी सूख जाते हैं, तो वो ड्राई आउट नहीं होना चाहिए। कड़ी पत्ता में बग्स तब आते हैं जब आपने उसको चेंज ऑफ सीजन में प्रून ना किया हो। जनरली द बेस्ट टाइम टू प्रून अ कड़ी पत्ता वुड बी जनवरी एंड ऑफ फरवरी। उसको आप अच्छे से हार्ड प्रून कर दीजिए, उसके बाद में आपके पास जल्दी से उस पे बग्स नहीं आएंगे। बट अगर बग्स आ रहे हैं तो यूज एनी ऑफ दीज मेथड्स, इट विल हेल्प। और बहुत बारी उन पे बग्स कैटरपिलर टाइप के आते हैं तो उसको किसी भी आप पत्ते या डंडी से लेके उतार सकते हैं, उसको मारने की जरूरत नहीं है। वो आपके खाली पत्ते खाएगा और कुछ नहीं आएगा, और वो मोस्टली कैटरपिलर बग्स टाइप होते हैं जो बाद में सुंदर तितलियां बन जाती है। थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल कड़ी पत्ते के पौधे हैं, क्योंकि हमें तितलियों की भी बहुत जरूरत है। दे आर ग्रेट पॉलिनेटर्स फॉर अस, सो वी नीड द बटरफ्लाइज एंड द bees. Yes, you can dilute the neem water depending on how many neem leaves you have done, what is the consistency. Normally watery ही रहेगा। कलर से एक अंदाज लगा लीजिए, हल्का हरा या हल्का पीले रंग का पानी होना चाहिए। डार्क हो तो भी कोई बात नहीं। नीम is one thing which will never really harm your plants because it's not a very strong spray. वो बेनिफिट जरूर देगा, नुकसान कम करेगा। तो इसलिए नीम में बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। नीम, दही, इन सब चीजों में बहुत बड़ा रिस्क नहीं है कि अगर आपने डाइल्यूशन सही नहीं किया तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। हाउ टू गेट बटरफ्लाई इन द गार्डन? समर में गेट प्लांट फ्लावर्स, जैसे पोटुला का है या बेसिल है, ये सब बटरफ्लाईज बीज को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सनफ्लावर्स हैं, ये बीज को बहुत। सनफ्लावर में अगर ज्यादा जगह नहीं है, सिर्फ पॉट्स में ही है, तो आप ड्वार्फ वैरायटी प्लांट करिए। डोंट प्लांट द वेरी बिग वैरायटी and choose a mix. And if you are growing vegetables, तो flowers की बहुत सख्त जरूरत होती है because summer vegetables are all require pollinators.
सबको पॉलिनेशन की जरूरत होती है, या तो आप मैनुअल पॉलिनेशन करिए या फिर फ्लावर्स इतने लगाइए कि बीज एंड बटरफ्लाइज आए। विंटर वेजिटेबल्स में पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग। सो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और विंटर में मेल फीमेल फ्लावर्स भी कम होते हैं, कंपोजिट फ्लावर्स ज्यादा होते हैं, एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाता है। बट समर में यू विल ऑलवेज हैव सेपरेट सेट ऑफ फ्लावर्स, अ मेल एंड अ फीमेल फ्लावर। और उसकी पहचान ये है कि उसके फीमेल फ्लावर के पीछे छोटा सा फ्रूट होगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा तो फ्रूट आ नहीं रहा या फ्रूट आके चढ़ रहा है, बट दैट इज एक्चुअली द फीमेल फ्लावर विच हैज नॉट बीन पॉलिनेटेड। तो उसके लिए आप बीज एंड बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए पोटुला का जैसे फ्लावर्स लगाइए, बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत ब्राइट कलर्स में आता है, एंड बीज कम इन अबंडेंस। और कुछ नहीं है तो बेसिल लगा दीजिए, बेसिल की पेस्तो खाइए या अपने इटालियन में डालिए या चटनी में भी डालिए, और बीज खूब सारी आ जाएंगी आपकी। So any other questions or any other concerns which I can take up? That's all from my side. Thank you so much. Everybody has been a wonderful audience. Bharti, any question from your side or Manju ji's side? Because Manju ji mute हो गए हैं. नहीं, उन्होंने सब